Hello students, welcome back to all of you in the second session of the chapter 2, that is random variable and discrete probability distribution. Students, in last session we understand that which are the two conditions to identify that the distribution is a discrete probability distribution. In this session we will going to understand two important results that are mean and variance. अगर बहुत सिंपल तरीके से समझा, क्योंकि बुक्स के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स दिया है, इसके अंदर अगर बहुत सिंपल तरीके से समझे हम लोग इसको, तो हम लोग कोई भी एक वेरिएबल x ले ले तो उसके हिसाब से हमको उसका वेरिएबल उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ x मिलता है. अभी वेरिएबल ऑफ x की अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग को उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी मिलती जाएगी, ठीक है. और हमको ये भी पता है जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीखा था, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ऑलवेज मोर देन 0 एंड द सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. दिस आर द कंडीशन ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. सो अभी मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, वो एक क्वेश्चन होगा. सो मीन जो है उसको हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से भी डिनोट करते हैं. सो म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज सिग्मा xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi. या अलग तरीके से मैं इसको बोलूँ तो x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का सिग्मा. अभी लाएंगे कहाँ से, तो x आपके पास यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो. वैसे ही आपके पास अलग अलग x और px के यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उन सबको ऐड करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, उसका सिग्मा. मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x. ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारे लिए, मीन का. क्लियर है, ओके. अभी हम लोग मीन का तो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है. अभी जाएंगे हम लोग वेरिएंस के लिए. सो वेरिएंस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और इसको और दूसरी तरीके से डिनोट करना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ x. अभी ये डिनोट कैसे करते हैं वो हो गया. फाइंड कैसे करेंगे उसकी वैल्यू, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर. अभी अगर इसको मैं ब्रैकेट हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर. एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर मतलब क्या होगा, उसको एज इट इज रखा, एंड म्यू स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑफ x का होल स्क्वायर. बिकॉज म्यू बराबर क्या था, हमने अभी लास्ट में देखा है, म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ x, मतलब कि मीन की वैल्यू. सो यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट देखेंगे तो एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर जो आपको प्रैक्टिकली सम्स में यूज़ करना है वो ये वाला फॉर्मूला है. एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा ऑफ x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये हमारा फॉर्मूला है. अभी इसको बहुत ही कंक्लूड कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. कंक्लूजन क्या है कि अगर मीन फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा ऑफ x इंटू पी एक्स, एंड हम लोग को एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है तो वो क्या होगा आपका, सिग्मा ऑफ x स्क्वायर इंटू पी एक्स. ये फाइंड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उसमें हम लोगों को इसकी वैल्यू चाहिए. क्लियर, ओके. अभी इसको हम लोग जो प्रैक्टिकली समझ में देखेंगे ना तो वो ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं तब हम लोग सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर देखते हैं, उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम लोग को थोड़ा वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला को किस तरीके से सम्स के अंदर यूज़ करना है वही समझ लेते हैं, तो पूरा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है. ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो द क्वेश्चन इज फाइंड कॉन्स्टेंट c फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हैंस ऑब्टेन मीन and variance of this distribution. The function is given for the probability that the probability of x is equal to c into for px. जो probability के लिए फंक्शन दिया वो क्या दिया है, c into for px. अभी आपको पता है कि हम लोग p किसके लिए यूज़ करते हैं, परम्यूटेशन के लिए, ठीक है. हम लोग 11th में ऑलरेडी सीख चुके हैं. इवन हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर परम्यूटेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम लोग सीख चुके हैं. ओके, अभी यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी. प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्या है फंक्शन, c इंटू फॉर पी एक्स. तभी इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं उस फंक्शन के अंदर रख के. पहली जो प्रॉपर्टी हमको पता है ये है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1, बिकॉज सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है. सो मैंने क्या किया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू 1.
एक प्रॉपर्टी हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है कि जब मैं 0 देख रहा हूँ वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ 0 मतलब क्या होगा वहाँ पे c इंटू फॉर पी 0, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ x की 0 के लिए मैं उसका प्रॉपर्टी फाइंड कर रहा हूँ। तो x यहाँ पे 0 है तो उसके फंक्शन में भी x की जगह पे क्या आएगा 0। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, जब मैं 1 के लिए फाइंड करूँगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या आएगी c इंटू फॉर पी 1, वैसे ही c इंटू फॉर पी 2, c इंटू फॉर पी 3 एंड c इंटू फॉर पी 4। क्लियर, ओके। अभी ये जो स्टेप है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस हिसाब से आता है, फॉर्मूला के हिसाब से। अगर हम लोग अच्छे से याद हो आपको 11, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला रखते हैं NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, जिसमें ऊपर जो होता है वो n होता है, नीचे होता है वो क्या होता है r। वैसे जैसे यहाँ पे आपको फॉर पी 0 दिया हुआ है, फॉर पी 0, तो इसमें n क्या हुआ 4, r क्या हुआ 0। अगर मैं इसको लिखूँ तो कैसे होगा n फैक्टोरियल, मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 करूँगा, मतलब 4 माइनस 0 करूँगा तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। वैसे ही हम लोग जैसे यहाँ पे हमने 4p0 के लिए किया हुआ है, वैसे ही आप किसके लिए कर सकते हो 4p1 के लिए। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक और करके दिखाता हूँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4p1, तो क्या होगा पहले n फैक्टोरियल मतलब के ऊपर का 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या होगा n माइनस 1, मतलब इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। वैसे ही 4p2 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, 4p3 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं एंड 4p4 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो ये वैल्यू कैसे आई वो समझना जरूरी है। फैक्टोरियल क्या होता है वो भी शायद बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे उसका तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब पूरा कट हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएंगे कट, तो बचेगा क्या वहाँ पे 4। इसी तरीके से आगे कैलकुलेशन करते हुए वैल्यू आपको मिलेगी 12, 24 एंड 24। अभी इन सबको मैं ऐड कर लूँ, ठीक है, तो क्या होगा 1 + 4 + 12 + 24 + 24 इज इक्वल टू 64। तभी मेरे पास क्या आ गया c इंटू 65 इज इक्वल टू 1। पर मुझे वैल्यू चाहिए c की, ठीक है, और अगर c की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए जो 65 यहाँ पे मल्टीप्लाई उसको मैं क्या करूँगा सामने लेके जाके डिवाइड, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/65। c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/65। अभी जब c की वैल्यू आ गई है तो उसके पर से आप लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। कैसे, तो x क्या है तो 0, 1, 2, 3, 4 जो आपको यहाँ पे दिया है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया कि जो c की वैल्यू थी उसके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या थी फर्स्ट के लिए, तो पहले था 1 और c की वैल्यू क्या है 1/65, तो 1 इंटू 1/65 करूँगा तो कितना आंसर आएगा ऑब्वियसली 1/65। वैसे ही दूसरी की वैल्यू क्या थी, तो हमको पता है दैट इज़ 4 इंटू सी। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1/65, मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा 4, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी दैट इज़ 4/65। वैसे ही आप लोग बाकी सब के लिए भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, दैट इज़ 12/65, 24/65 एंड 24/65। ये हम लोगों ने क्या किया एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख लिया है। अभी इसके बाद हम लोग आगे की कंडीशन पे जा सकते हैं, मतलब कि अगर आपको मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी, एक x एंड दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जो अभी हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर ला दिया है। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हमने देखा था कि म्यू या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑफ x, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है सिग्मा ऑफ x इंटू पी एक्स। तो x क्या है ये वाला, px क्या है ये, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक बार फिर से यहाँ पे बता दूँ कि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा ऑफ x इंटू पी एक्स। तो पहले x और px को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग वैल्यू के लिए, और फिर सभी को क्या कर देंगे हम लोग प्लस, क्योंकि वहाँ पे उसका सिग्मा दिया हुआ है। तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी मीन या तो म्यू या तो एक्सपेक्टेड ऑफ x की वैल्यू। ठीक है,
ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस हिसाब से हमने फाइंड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मीन की वैल्यू म्यू मतलब के फाइंड किया हुआ, दैट इज फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। तो पहले में एक्स क्या था 0, पी एक्स क्या था 1/65 मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरे का एक्स क्या था 1, पी एक्स क्या था 4/65, देन थर्ड में x2, पी एक्स कितना 12/65, फोर्थ में x3 प्रॉपर्टी कितना उसका 24/65, और वैसे ही 4 में 4 इंटू 24/65। ये सारी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, तो आपने जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट में टेबल बनाया था उसमें से। अभी करेंगे क्या, तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सब में यहाँ पे पहले में तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और नीचे 65 सभी के अंदर है, उसको कॉमनली 65 एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर की वैल्यू को प्लस कर दोगे तो आपको उसके अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले में 0 ही आएगा, सेकंड में क्या आएगा 1 इंटू 4 दैट इज़ 4, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 24 72, एंड 4 इंटू 24 96। इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी 196/65। कितनी आएगी 196/65। ये किसकी वैल्यू आई, म्यू की, या हम लोग बोल सकते हैं मीन की वैल्यू। ठीक है, सो आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियर रखो, म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन, ये सब कुछ एक ही है। ठीक है, ओके, अभी मीन फाइंड कर लो, उसके बाद वेरिएंस फाइंड करने से पहले आपको एक और स्टेप करना पड़ता है, और ये स्टेप क्या होता है, तो वो स्टेप है आपको फाइंड करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमको ये क्यों फाइंड करना पड़ा है, क्योंकि वेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसमें आप लोग एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करते हो, ये वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं है, ये क्लियर रखो यहाँ पे। ये जो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर है वो वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं है, बट एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर हमको चाहिए ताकि वो हम लोग इसकी वजह से वेरिएंस फाइंड करें, क्योंकि वेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसके अंदर एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर यूज़ होता है। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, वो बहुत सिंपल सा है। एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर मतलब क्या कि अब तक हमने मीन के लिए क्या किया था, एक्स को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, अभी हम लोग एक्स स्क्वायर को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एज सिंपल एज दैट। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास एक्स तो था ही, देखो यहाँ पे जो जो चीज़ें वही हमने लिखी यहाँ पे भी, पर क्या किया, जो भी उसका एक्स था इसमें 0 1 2 3 4 उसको क्या किया, स्क्वायर कर लिया, बाकी तो वही का वही करना था हमको। ठीक है, सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट की वैल्यू तो 0 हो जाए, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, और 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। क्लियर, सेकंड में क्या है, तो 1 का स्क्वायर 1, एंड 1 को 4/65 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 4/65। ठीक है, थर्ड क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आया 48/65। थर्ड में 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू 24 करोगे तो कितना आएगा 216/65। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 24 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 384.65। अभी आपको सारी वैल्यू मिल गई, सभी के नीचे 65 है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कॉमन 65 रख के नीचे डिनोमीटर में, तो आपका आंसर आएगा 652/65। अभी आपके पास दोनों ही वैल्यू आ गई, दोनों कौन सी वैल्यू चाहिए, तो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स एंड दूसरा कौन सा, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू मिल गई आपको। अभी करेंगे क्या, इसके ऊपर से हम लोग फाइंड करने वाले हैं क्या, वेरिएंस। क्यों, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर हमने ये फाइंड किया हुआ है, एंड एक्सपेक्टेड एक्स है हमारा, उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, तो पहले क्या किया हमने, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी कितनी 652/65, एंड एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स कितना है, दैट इज 196/65 और उसका होल स्क्वायर। अभी नीचे के डिनोमीटर सेम करने जाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ये होगी। ठीक है, क्योंकि 196 का भी स्क्वायर फाइंड करोगे कितना आएगा 38,416, एंड 65 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा 4225। अभी माइनस करना है तो आपको डिनोमीटर इक्वल करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे एलसीएम लेके जब करोगे तो आपको ये वैल्यू वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसका क्या आंसर आएगा 3964/4225। ये हो गया हमारा वेरिएंस। तो हमको दो चीज़ें जो फाइंड करनी थी, दो जो रिजल्ट फाइंड करने थे, एक मीन का और वेरिएंस का, वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है इस तरीके से। क्लियर, तो स्टूडेंट्स याद रखो कि अगर हम लोग को मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है तो सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले फाइंड करना पड़ेगा,
उसका टेबल तैयार रखना पड़ेगा, मतलब कि एक्स एंड पी एक्स आपके पास होना चाहिए, वो होगा, उसके बाद ही आप लोग उसके अंदर जा सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको बहुत सारे ट्विस्ट मिलेंगे जिसके थ्रू आपको पहले तो एक्स एंड पी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, वो टेबल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द क्वेश्चन इज देयर आर 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स इन अ बॉक्स। 2 balls are drawn at random with replacement from the box. Obtain probability distribution of number of red balls in the 2 balls drawn and find its mean and variance. यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि मीन एंड वेरिएंस फाइंड करो। अच्छा है क्या क्वेश्चन में, पहले वो समझ लेते हैं। टोटल आपके पास 3 बॉल है जिसमें 2 रेड बॉल है एंड 1 ग्रीन बॉल है। 2 बॉल को आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब कि एक बार सिलेक्शन के बाद उसको वापस रख देना है, मतलब कि दूसरी बार भी उसको सिलेक्शन का चांस मिलता है। उसके पर से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है कि आप लोग रेड बॉल सिलेक्ट कर कितने कर सकते हो इन 2 balls ड्रॉन एंड फाइंड इस मीन वेरिएंस। अगर आप 2 बॉल सिलेक्ट करते हो तो उसमें रेड बॉल कितने आ सकते हैं। तो सिंपली आपको एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर हम लोग एक सपोज कर ले कि रेड बॉल को सिलेक्ट करें, उसको हम लोग एक्स माने, क्या माने उसको एक्स। सो वहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें होगी एक्स के लिए। कौन कौन सी, कि वहाँ पे पहले तो नाम दे दिया कि रेड बॉल 1, रेड बॉल 2 मतलब कि R1 R2 एंड ग्रीन बॉल के लिए हमने G यूज़ किया। ठीक है, तो अगर इन तीनों चीज़ों से अगर हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो क्या बनेगा वो देखो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बार समझ लोगे तो पूरा प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक तो ये हो सकता है कि पहले मैंने R1 उठाया, उसके बाद दूसरी उसको वापस रिप्लेस किया, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो क्या है विथ रिप्लेसमेंट। तो पहले R1 उठाया, उसके बाद रखा, दूसरी बार भी उठाया तो क्या हुआ R1, मतलब वो क्या होगा R1 R1। फिर क्या होगा R1 एंड R2, मतलब कि पहला रेड आया, दूसरा भी रेड आया बट सेकंड नंबर का रेड आया। तीसरा क्या हो सकता है R1 एंड G। अभी ये आपको पैर समझ में आ जाने चाहिए। पहले देखो फर्स्ट में तीनों में R1 R1 है, फिर क्या किया उसके बाद R1 R1 के साथ R1 R1 के साथ R2 एंड R1 के साथ G। उसके बाद फर्स्ट हमने R2 R2 ले लिए, फिर क्या होगा पहले में फर्स्ट R2 के साथ R1 देन R2 के साथ R2 एंड R2 के साथ G। फिर थर्ड में तीनों में G, मतलब कि ग्रीन बॉल पहले और दूसरा बॉल कौन सा सिलेक्ट होगा तो R1 R2 एंड G। तीनों को अगर आप लोग देखोगे तो अभी आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने किया क्या, फर्स्ट बॉल जो है वो हम लोगों ने पहले तीनों में R1 रखा एंड यहाँ पे हम लोग बॉल चेंज करते रहे। सेकंड में क्या किया, पहले में तीनों को R2 रखा, यहाँ पे चेंज करते गए। थर्ड में तीनों में पहले G रखा और यहाँ पे चेंज करते गए तीनों बॉल के लिए। क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है तो वो काम करना काफ़ी ईजी भी हो जाता है। सो टोटल आपके पास 9 इवेंट्स ऐसे होते हैं और यहाँ पे ये तीनों ये 9 के 9 इवेंट्स ऐसे जो इक्वी प्रोबेबल है, क्योंकि कुछ भी सिलेक्शन हो सकता है, आपको पता तो है नहीं, तो कुछ भी सिलेक्शन हो सकता है। इसका मतलब कि हर एक का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो कितना होगा इक्वल, मतलब कि 1/9 कितना होगा, हर एक का इवेंट प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/9। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए कि आपको 2 बॉल सिलेक्ट करने थे, उसमें से रेड आने की आपको प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो ये हो सकता है कि 2 में से एक भी रेड नहीं आए, हो सकता है ना, क्योंकि पहली बार सिलेक्ट किया G आया, दूसरी बार सिलेक्ट किया तो भी G आया, मतलब कि ग्रीन बॉल दोनों बार आए। तो ये हो सकता है कि एक भी बार आपका रेड बॉल नहीं आया, मतलब कि रेड बॉल कितनी बार आया 0। या ये हो सकता है कि रेड बॉल आपके पास एक बार आए, ये भी है उसके अंदर कि एक रेड बॉल आया और दूसरा ग्रीन बॉल आए। या तीसरा ये हो सकता है कि दोनों के दोनों रेड बॉल आए, इससे ज़्यादा इससे कुछ कम हो सकता नहीं है, ना माइनस में जा सकते हैं ना रेड बॉल 3 हो सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपके 2 ही है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो किस हिसाब से बनेगा, खास यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब कि रेड बॉल आप एक भी सिलेक्ट करो नहीं। अभी इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए वापस जाना पड़ेगा आपको टेबल में। टेबल देखो यहाँ पे 0 जहाँ पे हो। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जितने रेड बॉल है उसके हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि यहाँ पे R1 R1 मतलब कि 2 रेड बॉल तो यहाँ पे लिख दिया 2, इसमें R1 R2 इसमें भी 2 रेड बॉल है तो यहाँ पे लिख दिया 2, R1 G इसमें सिर्फ एक ही रेड बॉल है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1, R2 R1 वापस यहाँ पे 2 रेड बॉल है तो यहाँ पे क्या लिखा है 2, R2 R2 2 रेड बॉल 2, R2 G एक ही रेड बॉल 1, G R1 तो 1, G R2 यहाँ पे भी एक ही रेड बॉल एंड G G इसमें एक भी रेड बॉल है नहीं।
ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे कितने रेड बॉल है उसके नंबर से डायरेक्टली लिख दिए, ताकि जब हम लोग वैल्यू फाइंड करें तो वो ईजी हो जाए। तो देखो अभी यहाँ पे प्रॉबिलिटी 3 हो सकती है, या तो आपका रेड बॉल एक भी सिलेक्ट नहीं हो, मतलब कि 0 रेड बॉल सिलेक्शन हो, या तो आपका 1 रेड बॉल सिलेक्शन हो, या तो 2 रेड बॉल सिलेक्शन में आए। अभी 0 हो ऐसे कितने इवेंट्स वहाँ पे आपको मिलते हैं, देखो एक बार पीछे, तो यहाँ पे पता चलेगा कि एक ही ऐसा इवेंट है कि जिसमें आपको रेड बॉल 0 मिले, तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, ओनली 1/9। वही हमने यहाँ पे किया, प्रॉबिलिटी कितनी है उसकी, 1/9। क्लियर। अभी एक रेड बॉल सिलेक्शन हो, मतलब कि आप 2 जो करें उसमें से एक ही रेड बॉल हो, तो एक वाले यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3 4, तो आपके 2 बॉल के अंदर एक बॉल रेड हो, उसकी प्रॉबिलिटी कितनी कितनी हो सकती है, तो ये 1/9 + 1/9 + 1/9 + 1/9, मतलब कि टोटल कितना आएगा वहाँ पे 4/9। तो इस तरीके से क्या किया हमने, चारों 1/9 को प्लस कर दिया, तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या आएगी 4/9। वैसे ही 2 रेड बॉल सिलेक्ट हो, 2 सिलेक्ट करें, दोनों के अंदर रेड बॉल आए, उसकी प्रॉबिलिटी क्या हो सकती है, तो उसके लिए भी वापस जाओ टेबल में, तो आपको दिखेगा 1 2 3 4, 4 बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग दोनों ही बॉल कौन सा सिलेक्ट करें, रेड वाले। तो वहाँ पे भी चारों की प्रॉबिलिटी प्लस करेंगे 1/9 1/9, तो वहाँ पे वही आंसर देखने को मिलेगा, कौन सा 4/9। अभी आपके पास एक्स भी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी है। ठीक है, ये सारी जो हमने मेहनत की किसके लिए थी, ताकि हम लोग वो फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड कर सके। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक्स भी है आपके पास, कौन सा, तो 0 रेड बॉल हो, 1 रेड बॉल हो और 2 रेड बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड की, कौन सी, 1/9 4/9 4/9। अभी इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एंड वेरिएंस। क्लियर। अभी मीन का फॉर्मूला लगाएंगे और वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सो मीन का फॉर्मूला क्या, दैट इज एक्सपेक्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। बोलने का जो तरीका है वो सही रखना, तो वैल्यू में मिस्टेक नहीं होगी। सिग्मा ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, मतलब कि एक्स और पी एक्स को सिग्मा आपको फाइंड करना है। सो पहले एक्स की वैल्यू 0, सेकंड 1 एंड उसके बाद 2, फॉर इंडिविजुअली उनकी रिस्पेक्टिवली प्रॉबिलिटी फाइंड कर ले, दैट इज 1/9 4/9 एंड 4/9। मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 12/9। दिस आर सम बेसिक कैलकुलेशंस। ओके, अभी हम लोग को वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। सो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो वहाँ पे बस सिंपली वही कर रहे हैं कि जो आगे आपके x की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लेते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टी को बाद में उसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, सो उसका जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, दैट इज 20/9। अभी हमारे पास दोनों वैल्यू है जिसके थ्रू हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वेरिएंस। तो वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला रख देते पहले, v ऑफ x मतलब कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि 20/9 माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x का होल स्क्वायर मतलब कि इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे 20/9 माइनस 12/9 का होल स्क्वायर। जब हम लोग यहाँ पे माइनस करने जाएंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, और जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 81 हो जाएगा, यहाँ पे 9 ही रहेगा। तो इसको भी 81 करने के लिए हमने 9 से मल्टीप्लाई नीचे भी किया होगा और ऊपर से भी। तो 29 से कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ पे 180 माइनस 144/81, तो उसका फाइनल जो आंसर आएगा कितना आएगा 36/81। सो इस तरीके से हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज दो चीज़ें हमने सीखी कि किस हिसाब से हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं और किस हिसाब से हम लोग वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, और मीन और वेरिएंस फाइंड करने की प्री कंडीशन क्या है। तो उसके लिए आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा टेबल, मतलब कि एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।